हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज जो है 24 अप्रैल का हम लोग लेकर के आए हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस करंट अफेयर्स का क्लासेस। ठीक है ना। तो ये जो है हम लोग फर्स्ट न्यूज़ शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे इसलिए कि लाइट यहाँ बार बार चली जा रही है तो कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो शुरू करते हैं डायरेक्ट अपना फर्स्ट जो है फर्स्ट न्यूज़ जो है देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या है हम लोगों का, एक डब्ल्यूटीओ में क्या होगा कि डब्ल्यूटीओ में देखा जा रहा है कि इंडियन जो ग्रेन अनाज जो एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए कुछ नियम में कुछ बदलाव मतलब कि इंडिया के फेवर में करने के लिए डब्ल्यूटीओ देख रहा है। ठीक है ना। तो डब्ल्यूटीओ की जैसे कि जो डीजी हैं, डीजी का नाम क्या है, डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, नगोजी ओकोंजा-लवेला, है ना। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है, इस कारण से आपको ऐसा नाम लग रहा होगा। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है, नगोजी ओकोंजा-लवेला। ये पिछले वर्ष ही क्या हुई थी, डायरेक्टर जनरल के पद पे आई थी। ठीक है ना। ये आपका बाइडेन रूल आने के बाद का बात है। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है, रूल को जो डिफ़िकल्ट रूल है जो एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि इसके कारण से कि एमएसपी दिया जाता है इंडिया में क्या दिया जाता है अपने इस पे अनाज पे क्या क्या किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दिया जाता है अनाज पे। तो इसके कारण से क्या होता है, डब्ल्यूटीओ में एक मतलब कि नियम है जिसमें कि एमएसपी के प्राइस पे आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता है। ठीक है ना। दूसरे देश का मतलब कि को एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा नियम कड़ा हो जाता है। तो इसी चीज़ को अभी जो मतलब कि डेफिसिट चल रहा है ये रशियन यूक्रेन वॉर के कारण क्या हुआ है कि फूड का शॉर्टेज हो गया है। तो फूड का शॉर्टेज पूरे दुनिया में हुआ है, लेकिन फूड ग्रेन क्या है इंडिया में अपना मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। सरप्लस में होता है, तो सरप्लस में होता है तो क्या होगा कि उसको एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे तो वही डब्ल्यूटीओ का रूल सामने खड़ा होगा, और डब्ल्यूटीओ का रूल खड़ा सामने होगा तो डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल आकर के उस रेल को थोड़ा सा ईज़ कर रही हैं। ठीक है ना। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कि इंडिया सॉरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कि इंडिया में होता है ना, कुछ रूल्स को क्या किया जाता है, अनदेखा किया जाता है या उसको कम किया जाता है। ठीक है ना। जिससे कि बिजनेस हो सके, तो उसी तरह इस एक्सपोर्ट को, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सके, इसके कारण से डब्ल्यूटीओ भी रूल में कुछ बदलाव कर रहा है। तो जैसे कि डीसी में भी चल रहा है, वाशिंगटन डीसी में क्या चल रहा है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्प्रिंग मीटिंग चल रहा है, वहीं पे ये बात निकल करके सामने आई। और ये वॉर क्या है, जो रशियन यूक्रेन वॉर के मतलब कि निर्मला सीतारमन जी कह रही थी, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा कहा गया कि वॉर हैविंग नॉट जस्ट ए ब्रॉड चैलेंज टू इंडिया लाइक हैविंग टू डील विद द ग्लोबल हाइक इन कमोडिटी प्राइस बट ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि ये जो युद्ध हो रहा है तो ये सिर्फ हम लोगों के लिए चैलेंज, इंडिया के लिए चैलेंज लेकर के नहीं आया, बल्कि अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आया है। चैलेंज किस तरह का होता है, ग्लोबल हाइक जो हो रहा है ना, इन्फ्लेशन आप जान रहे हैं कि 6.95 पहुँच गया है, 6.95 पॉइंट पहुँच गया है, सॉरी 6.95 पहुँच गया है परसेंट। इन्फ्लेशन का भी क्या है, इन्फ्लेशन जो अपना मार्च का है वो 6.95% पहुँच गया है। कौन सा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बढ़ गया है। तो ये जो है ये सब चैलेंज हुआ है ना, ये सब चैलेंज है जो कि चुनौतियां हैं जो कि भारत के समक्ष आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो गया है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आया है। अपॉर्चुनिटी कैसा है कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम, जो सरप्लस हमारे पास जो गेहूँ रहता है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैविंग बीइंग एक्सपोर्टेड टू डेस्टिनेशन फॉर विच सप्लाई हैड बिकम अनरिलायबल, है ना, अनरिलायबल, जो अभी तक मुश्किल था उस चीज़ को क्या हो रहा है, वो अब देखा जा रहा है कि एक्सपोर्ट करने में अब हम लोग उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि इंडिया क्या है 20 कंट्रीज़ के साथ कांटेक्ट में है अपना गेहूँ बेचने के लिए, है ना, गेहूँ बेचने के लिए क्या है 20 कंट्रीज़ के साथ कांटेक्ट में है। जैसे कि आप जान रहे थे कि हाल फिलहाल में इजिप्ट वाला क्या किया है, इजिप्ट वाला तैयार हुआ है हमारे यहाँ से गेहूँ, हमारे यहाँ भारत से गेहूँ लेने के लिए।
और उसके बाद एंड टारगेटिंग ए रिकॉर्ड 15 मिलियन टन ऑफ वीट फॉर एक्सपोर्ट दिस ईयर। हम लोग कितना टारगेट किए हैं कि 15 मिलियन टन का, 15 मिलियन टन दिखेगा, ध्यान में रखिएगा कितना मिलियन टन का, 15 मिलियन टन का जो है एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना। टारगेट रखा गया है इंडिया की तरफ से कि 15 मिलियन टन का वेट एक्सपोर्ट करना है इस साल में। और इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि सरप्लस ही होगा, जो मतलब कि हम लोग के पास क्या है, गेहूं का उत्पादन क्या होगा, सरप्लस होगा, मतलब कि ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और कितना होने का उम्मीद है, 111 मिलियन टन, 111 मिलियन टन, ठीक है ना। गेहूं कितना होने का उम्मीद है, 111। जो अभी जो रबी फसल कट रहा है वो क्या है, 111 मिलियन टन होने का उम्मीद है। बाकी देखा जाए तो डाटा के अनुसार देखते हैं, तो थोड़ा सा डाटा देखते हैं, एक सेकेंड आपको डाटा दिखाते हैं। 111 हो गया, सरप्लस 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 डाटा कहीं और था, ठीक है। इसका जो है ना हम लोग स्टॉक में मतलब कि 111 मिलियन टन है ना, तो इसका जो है ना समझ लीजिए कि जो 15 मिलियन टन रखना है ना, तो 15 मिलियन के टन की जगह हम लोग के पास सरप्लस में रहता है टोटल 25 मिलियन टन के आसपास, 25 से 30 मिलियन टन के आसपास हम लोग के पास सरप्लस में रहता है। मतलब कि जितना हम लोग उत्पादन करते हैं, टोटल जो उत्पादन होता है, उत्पादन में से क्या होता है, उत्पादन में जो घरेलू मांग है उसको छोड़ करके क्या हो जाता है, हम लोग के पास सरप्लस 25 से 30 मिलियन टन तक का बचता है, ठीक है ना। तो 25 से 30 मिलियन तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें से इस बार टारगेट रखा गया है 20 कंट्री को जो बेचा जाएगा 15 मिलियन टन। मतलब देख रहे हैं कि आप आधा के लगभग में बस एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो और भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वही ईज़ ऑफ कर्व हो जाए और थोड़ा सा सप्लाई मतलब कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट का जो मांग होता है, अगर हम उस चीज़ को पूर्ति करते हैं तो वो भी पूरा हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये देखा जाता है। बाकी इसके बाद जो है आपका इसी का पार्ट है ये वाला न्यूज़, ठीक है ना, ये इसी का पार्ट है, तो इसको देख लेना है। हालांकि ये इंडिया और अमेरिका के जो मतलब कि चल रहा है जो अभी बार बार कि रसिया के ऊपर कंडेम करने का जो मतलब कि अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में इंडिया भी थोड़ा सा जवाब दिया है कि द रिकॉग्निशन बाय द रसिया दैट देयर इज़ ए फ्रेंड देयर इन इंडिया बट द फ्रेंड जोग्राफिकल, मतलब कि इनका कहना है सीतारमन जी कहीं कि दिस रिकॉग्निशन बाय द यूएस, है ना, यूएस के द्वारा जो रिकॉग्निशन दिया गया है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में, है ना, उपमहाद्वीप, इस एशिया उपमहाद्वीप में एक दोस्त है जो कि इंडिया है, लेकिन उस दोस्त का जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, जोग्राफिकल लोकेशन नॉट बीन अंडरस्टूड एट द फ्रंट कैन नॉट बी वीकेंड फॉर एनी रीज़न। मतलब कि जोग्राफिकल लोकेशन के कारण मतलब कि दोस्त को समझना होगा जो अमेरिका के बारे में है कि उसका कहीं ये नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अमेरिका का एक दोस्त है इंडिया, लेकिन इंडिया जो है ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन पे है कि अमेरिका को समझना होगा कि उस क्षेत्र में रहते हुए वो कमज़ोर नहीं हो जाए या कमज़ोर मतलब कि नहीं कर दिया जाए अगर दोस्त है तो। इट इज़ नॉट एज इफ़ इंडिया हैज़ ए चॉइस टू रिलोकेट इटसेल्फ। अब देखिए वहाँ से जोग्राफिकल कंडीशन, उस दिन भी बात हो रहा था कि जोग्राफिकल कंडीशन किसी का नहीं चेंज हो सकता। अगर हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है ना, एशिया कॉन्टिनेंट में है, हमारे इधर चाइना है, इधर हमारे पाकिस्तान है, ऊपर में इधर रसिया है, बीच में मिडिल एशिया है, तो ये जोग्राफिकल कंडीशन नहीं ना चेंज होगा, है ना। ये तो ऐसा नहीं है कि चेंज हो पाएगा। तो आपको अगर अमेरिका को अगर आपको दोस्त बनाना है, दोस्त अगर बने रहना है, तो इसको तो पहले आपको मजबूत करना होगा, और मजबूत करना होगा तो आपको ये देख करके ना मजबूत करना होगा कि जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि हम डायरेक्ट रसिया को कंडेम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी बारे में कहा गया है, ठीक है ना। तो वेरियस चैलेंजेस इंडिया फेसेस अलोंग इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर, मतलब कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो कर ही रहे हैं इधर फेस चैलेंज चाइना के थ्रू, और ये वेस्टर्न बॉर्डर जो है इसको भी चैलेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान में अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है, तो ये भी देख कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में सत्ता का बदलाव भी इंडिया के पक्ष में नहीं है। तो चाइना और पाकिस्तान ये दोनों दिया गया, मेंशन किया गया, रेफरेंस किया गया, मतलब कि डायरेक्टली नाम लेकर के नहीं बोला गया।
इंडिया सर्टेनली वांट टू बी ए फ्रेंड, मतलब कि इंडिया दोस्त होने के पक्ष में है, दोस्त चाहता है कि दोस्त बने रहे। बट इफ़ यूएस ऑल्सो वांटेड ए फ्रेंड द फ्रेंड शुड बी नॉट वीकेंड, मतलब कि अगर यूएस भी चाहता है कि दोस्त रहे तो दोस्त क्या हो, वो मतलब कि मजबूत कमज़ोर नहीं हो जाए। उसको भी मजबूत करने का काम क्या है, मजबूत दोस्त का ही, मतलब जो दोस्ती किया है साथ में, है ना, उसको मजबूती, इंडिया अगर कमज़ोर है तो उसको क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। ठीक है, और इंडिया चाहता है कि पश्चिमी देशों के साथ क्या हो जाए, दोस्ती हो जाए, लेकिन दोस्ती रहने के लिए क्या है, पहले आपको मजबूत भी करना पड़ेगा। सो वी आर टेकिंग डिसीजन, वी आर टेकिंग कॉल्स, वी आर टेकिंग ए सेलिब्रेट पोजिशन बिकॉज वी नीड टू बी स्ट्रांग वेयर वी आर गिवन द जोग्राफिकल लोकेशन रियलिटीज़। ठीक है ना, मतलब कि वही जोग्राफिकल कंडीशन लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि जोग्राफिकल कंडीशन हम लोग का चेंज नहीं हो रहा है, जो रियलिटी है सो रियलिटी है। तो हम को मतलब कि हम लोगों को डिसीजन लेना होता है, हम लोगों को एक कॉल लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो पोजीशन में हम इस पोजीशन में है कि हमको देखना पड़ जाता है। तो अगर चाहते हैं तो पहले स्ट्रॉन्ग होने के लिए, जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक हम खुल करके मतलब बिना दबाव का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, अभी भी एट प्रेजेंट में क्या है, रसिया के साथ रसिया को कंडेम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका बहुत सारा कारण हो जाता है। एक तो हमारा रसिया अच्छा दोस्त है, लेकिन आखिर वो गलती कर रहा है, फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कुछ कारण न है। उसका इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी है ना, जोग्राफिकल कंडीशन है, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, ये बहुत ज़रूरी है ना। अगर मान लीजिए कंडेम कर दिए तो बहुत बात बिगड़ भी सकता है, तो ऐसा कारण है। तो उसके लिए पहले हमको क्या होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है ना, इंडिया को बहुत मजबूत होना पड़ेगा, तभी क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट चॉइस रहेगा हम लोगों के पास। ठीक है, और फिर देखा जाए ये वाला ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए रायसीना डायलॉग हो रहा है, रायसीना डायलॉग हो रहा है, इसी के साथ में इंटेलिजेंस का भी एक जो है ना डायलॉग शुरू किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग जहाँ कि 2016 से चालू हुआ था। ठीक है ना, दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2016 से चालू हुआ है और लगातार हर साल चलता है, एनुअली होता है। तो 20 नेशन टू बी पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंस जस्ट अहेड ऑफ रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग के बाद क्या होगा, 20 नेशन क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे किसका, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस हेड फर्स्ट, जो कि फर्स्ट होगा, इस तरह का फर्स्ट होगा, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस हेड्स का मीटिंग होगा जो दिल्ली में मिल रहा है। 2 days बिफोर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बिगिनिंग इट्स एनुअल रायसीना डायलॉग इन दिल्ली, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल है विल लीड डिस्कशन एट इंडियाज फर्स्ट सच कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ्स, है ना। 20 देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ रॉ है ना, रॉ है, अमेरिका में CIA है, और उसी तरह से आपका कनाडा में भी है, कनाडा का इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, न्यूजीलैंड का इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो शामिल हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आया है कि बात सामने आया है कि दो जो US के और कनाडा के है ना, कनाडा के ये दोनों के इंटेलिजेंस शामिल नहीं हो पाएंगे कुछ कारण से। तो देखते हैं फिर क्या होता है, कल के खबर में, नेक्स्ट के डे में खबर में आ जाएगा। तो ये जैसे कि एक मॉडल है ना, ये मॉडल है, ये जो लाया जा रहा है इंटेलिजेंस चीफ्स का, मतलब कि ये कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है एजेंसी चीफ्स का। तो ये मॉडल एक तरह से म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होता है और सिंगापुर संग्रीला डायलॉग होता है, तो उसी तरह का मॉडल है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होता है और सिंग्रीला डायलॉग भी होता है, जो कि इसी तरह का इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा करवाया जाता है, चीफ्स उसमें शामिल होते हैं। और मोस्टली इसमें जो आपका इंडिया में जो हो रहा है, इसमें 20 कंट्री जो है मोस्टली क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज है इसमें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इजराइल है, सिंगापुर, जापान, न्यूजीलैंड, ये सब अटेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि जैसे कि इंडिया में है रॉ, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, जो कि ये डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब शामिल हो रहे हैं। जैसे कि इससे US के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA डायरेक्टर विलियम आने वाले थे, और कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS के डायरेक्टर भी डेविड वेलनट भी शामिल होने वाले थे।
बट हैड टू कैंसिल देयर अटेंडेंस इन द लास्ट फ्यू डे ड्यू टू डिफरेंट रीजन, ठीक है ना, डिफरेंट रीजन के कारण वो नहीं आ पाएंगे। एज पर रिजल्ट मीटिंग ऑफ द साइड ऑफ द 5i alliance of the US, UK, Canada, New Zealand और ऑस्ट्रेलिया with coordinate the terrorism and security intelligence सिक्योरिटी इश्यू जो होने वाला था। मतलब कि यहाँ पे देखिए कहने का क्या है कि अगर ये सब मिल जाते ना, जैसे कि आपका यूएस हो गए और कनाडा हो गए और इसके साथ साथ में आपका यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये क्या बन जाता, 5i अलायंस बन जाता है ना, 5i अलायंस बन जाता है। और इसके साथ में अगर इंडिया में हो रहा है तो ये सब क्या करते, ये सब मेन पर्पस 5i का काम क्या है कि टेररिज्म और सिक्योरिटी इसी पे ज़्यादा फोकस रहता है। और या फिर इससे आपका क्वाड भी बन सकता था, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें यूएस हो गया, जापान आपका है ही और इंडिया आ जाता। तो ये कॉन्फ्रेंस क्या होता है, क्वाड कंट्रीज़ का भी मीटिंग हो जाता है इंटेलिजेंस चीफ्स का, तो ऐसा हो नहीं पाया। बाकी रायसीना डायलॉग हो रहा है, तो रायसीना डायलॉग क्या है, फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिकल, जियोपॉलिटिकल, ठीक है ना, जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल का एक डायलॉग होता है जिसका नाम रायसीना डायलॉग है, जो कि 2016 से लगातार होते आ रहा है, ठीक है ना। और ये किसका प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट खबर देखते हैं हम लोग। ये IR में आएगा, ठीक है ना, ये IR में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करवा रहा है, तो पेपर 2 IR में आएगा। और उसके बाद पेपर 2 का जुडिशरी है, पॉलिटी से भी रिलेटेड है। तो जैसे कि ये जहांगीरपुरी में जो ये हुआ था बुलडोजर वाला, मतलब कि बात हुआ था NDMC द्वारा, तो इसके ऊपर कुछ पुराना केस का उदाहरण दिया गया है इसमें, ठीक है ना। जैसे कि एक केस था जो कि चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया था, जो कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड था। और ये दिया गया था ओगला तेलिसी केस में 1955 में, ओल्गा तेलिस केस 1955 में दिया गया था डिसीजन, जिसमें कि कहा गया था कि राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 91 clause E cannot be read to confer the license or encroach of the transparent open public property. The eviction of prevent dweller and traders should be in accordance with the provision established by law and the constitution bench held किया था। मतलब संवैधानिक पीठ जो है इसके बारे में कही थी कि आर्टिकल 19(1) जो है उसके अंतर्गत में जो आपका इंक्रोच किया हुआ, मतलब कि अधिग्रहण किया हुआ, अतिक्रमण किया हुआ अगर कोई भूमि है, उसके ऊपर अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी लगा, मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लगा दिया गया है किसी तरह का आपका ठेला वगैरह या और कुछ भी रेडी लगा दिया गया है या दुकान खोल दिया गया है, तो उसको क्या किया जाए, वो लगा सकता है। लेकिन कब होगा, कब लगा सकता है, वो प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना, मतलब कि कानून के तहत अगर लगाएगा तो लगा सकता है। लेकिन ये किस बात पे आया था, ये फैसला आया था कि राइट टू लाइवलीहुड भी है ना, सब्जेक्ट टू हरासमेंट एडिंग देयर राइट टू लाइवलीहुड वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि आखिर आप किसी का अगर बस्ती उजाड़ रहे हैं, बस्ती अगर किसी का उजाड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, राइट टू लाइवलीहुड उससे छीन रहे हैं, है ना, उसे जीने का अधिकार एक तरह से छीन रहे हैं। तो उसी में ये दिया गया था कि लगाया जा सकता है, लेकिन कानून के तहत लगाया जा सकता है। हालांकि एक चीज़ और कहा गया था कि प्रोसीजर शुड बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, कि अगर मान लीजिए कि आप जेसीबी या बुलडोजर लगा करके कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो प्रोसीजर भी क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं कि आप उठा करके गए और जा करके उसको तोड़ दिए, ठीक है ना, तो रीजनेबल होना चाहिए। तो रीजनेबल इस तरह से, तो इस जगह जहांगीरपुरी में तो अभी तक तो कहीं नहीं पता चला है कि रीजनेबल था या नहीं था, तो इसके बारे में देखते हैं कोर्ट में कहाँ तक बात जाएगा। और जैसे कि राइट टू शेल्टर वाज क्या है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू शेल्टर, और ये क्या है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और फिर इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है, एक और केस था सुदामा सिंह केस,
है ना, ये कंसल्ट करता था किससे, resident of New Sanjay Camp slum cluster whose juggies were demolished by the Public Work Department in 2009 and make a way for underpass, है ना। जस्टिस कुरियन जजमेंट इन सुदामा सिंह केस में जस्टिस कुरियर द्वारा क्या दिया गया था जजमेंट, जिसमें कि सुदामा सिंह केस का, तो उसमें भी क्या हुआ था 2009 में डिपार्टमेंट जो है आपका पब्लिक PWD ये भी क्या किया था, इस तरह से अंडरपास करके कैंप आपका तोड़ दिया था, स्लम क्लस्टर झुग्गी को हटा दिया गया था, डिमोलिश कर दिया गया था। फिर इसके बाद ये एक दो केस है, ठीक है ना, अभी केस का ही नाम आएगा जो पिछला केस था, ठीक है ना, इसलिए कि सबमिट हो गया है। ओल्गा तेलिस केस इन 1985 और आपका 2009 में कुरियन जजमेंट था सुदामा सिंह केस में। आर्टिकल 91E याद रखना है, ठीक है ना। राइट टू शेल्टर आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट है, और राइट टू लाइवलीहुड भी आता है आर्टिकल 21 में। तो ये सब है, ये सब ध्यान में रखिएगा। और फिर पेपर 2 IR में है, थोड़ा सा इसको देखने के पहले थोड़ा सा आपका पुराना थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर फॉकलैंड का क्या मतलब कि रोल है इस जगह, अर्जेंटीना और यूके में क्या विवाद चल रहा है। तो फॉकलैंड एक आर्किपेलिगो है, मतलब ये एक छोटा ऐसा द्वीप है जो जिसपे कि यूके का उस टाइम में मतलब कि पिछले समय में कॉलोनाइजेशन चल रहा था, ठीक है ना, औपनिवेशिकवाद जो कहते हैं, कॉलोनियल ईरा जो कहते हैं ना, तो कॉलोनियल बस्ती वहाँ पे था यूके का। तो वो फिर उसके बाद अर्जेंटीना का वो पार्ट मतलब कि अर्जेंटीना उसको बार बार मांग रहा है दोबारा से, तो ये 40 साल से लगभग में मांग रहा है। तो इसी में एक जो है गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना के वो लॉन्च किए हैं कैंपेन इंडिया में, ठीक है ना, और ये डिमांड कर रहे हैं क्या, नेगोशिएशन विद द यूनाइटेड किंगडम टू सेटल द टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर द इस्लास मालविनास, है ना, एज पर नॉन एज द फॉकलैंड आइलैंड इन द यूनाइटेड किंगडम। तो गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना एक कैंपेन चालू किए हैं इंडिया में, और वो डिमांड कर रहे हैं कि यूके के साथ जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो चल रहा है बार बार, एक आपका जो टेरिटरी है ना, वो डिस्प्यूट चल रहा है फॉकलैंड आइलैंड के बारे में, जो कि यूनाइटेड किंगडम के पास है, तो उसको जो है अर्जेंटीना को दिया जाए या फिर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। और इनिशिएटिव कब स्टार्ट हुआ है, जबकि जान रहे हैं कि ब्रिटिश PM आए हुए थे यहाँ पे, और ये 40 वर्ष हो गया है इसका कॉन्फ्लिक्ट का। ये कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट कब से चल रहा है, 40 सालों से चल रहा है यूके और अर्जेंटीना के बीच में, और विच इंडेड विद द रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द आर्किपेलिगो। रीएस्टेब्लिशमेंट कर लिया गया है किसके, ब्रिटिश कंट्रोल द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है ना, उस फॉकलैंड आइलैंड पे। और हालांकि ये जो है फॉकलैंड आइलैंड कब से है, वॉर बिगिंस कब से चालू हुआ है, 2 अप्रैल 1982 से, और अर्जेंटीना फोर्स इन्वेड द यूके कंट्रोल आइलैंड। द गवर्नमेंट ऑफ मार्गरेट थैचर रिस्पॉन्डेड बाय सेंडिंग ए नेवल टास्क फोर्स। 1982 में क्या हुआ था, अर्जेंटीना फोर्स जो है क्या कर दिया, यूके कंट्रोल आइलैंड पे जो ना फोर्स कर दिया था, इन्वेड कर दिया था। उसके बाद मार्गरेट थैचर जो थी आपकी जो है वो नेवल टास्क फोर्स भेज दी थी फिर उसके बाद। तो यूके के तरफ से भी हुआ, पहले अर्जेंटीना की तरफ से हुआ, फिर यूके की तरफ से टास्क फोर्स भेजा गया। एज ए पोस्ट कॉलोनाइजेशन स्टेट, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली सपोर्टेड ए नेगोशिएटेड सेटलमेंट टू द क्वेश्चन ऑफ द मालविनास। अब ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो मतलब कि इंडिया था इसके पहले, तो इंडिया भी क्या करता है, सपोर्ट करता है इस नेगोशिएशन को, है ना। तो इसलिए हालांकि ऑफिशियल इस चीज़ को डिनाई कर दिया गया है कि इट इज़ इंटायरली इनिशिएटेड फॉर देयर साइड, मतलब कि हम लोग की तरफ से कोई रेल नहीं है। इंडिया में शुरू भले कर दिया गया है, लेकिन कोई इंडिया का कोई रोल अभी इस कैंपेन में नहीं है, ठीक है ना। जो कैंपेन शुरू किया गया है उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। और इस जो कैंपेन में इसका कमीशन कौन कौन है, यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, बीजेपी लीडर साजाद यामिया, और कांग्रेस लोकसभा मेंबर शशि थरूर भी इसके पीस मेकर हैं, है ना, शांति वार्ता में शामिल होने वाले हैं, मतलब कमीशन के आपके मेंबर हैं। फिर उसके बाद एक नया स्ट्रेन के बारे में है, दिल्ली रिपोर्ट फर्स्ट केस ऑफ BA 2.12। तो ये जो है अमेरिकन का क्या है, एक नया वर्जन है, ठीक है ना, नया स्ट्रेन है। तो पेपर 2 हेल्थ में आएगा ये।
तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का ये नया एक है जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है, ठीक है ना। जीनोम सीक्वेंसिंग इंसाकॉग, जैसे कि जानते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग को कौन करता है इंडिया में, इंसाकॉग, है ना। इंसाकॉग द्वारा क्या किया जाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाता है, जो कि सलाइवा आपका जो टेस्ट के लिए लिया जाता है आपका इसके लिए कोविड चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो उसी को फिर कुछ को भेजा जाता है इंसाकॉग के पास और वहाँ पे भी वो डीएनए को तोड़ करके देखा जाता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग मेथड के थ्रू, और उसी में क्या पता चलता है कि वो कौन सा वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट नहीं है, या फिर कोई नया वेरिएंट है। तो जहाँ तक BA 2.12 का माना जा रहा है कि ये क्या है, मतलब कि ये ज़्यादा फैलता है BA 0.2 से ज़्यादा, जो ओरिजिनली आपका ओमेरिकॉन था। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका मोर ट्रांसमिसिबल है, ज़्यादा जल्दी फैलता है। बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट जो खबर है उसमें CBSE क्या की है, कुछ चैप्टर्स को मतलब कि अपने क्लास 11, 12 और 10th से हटाई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो CBSE जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो क्या की है, हैज़ ड्रॉप्ड चैप्टर अबाउट द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेम जो है, देखिए नेम जो है जो आपका बना हुआ है इंडिया में नेम इंडिया का पार्ट है, इंडिया नेम का पार्ट है। नॉन अलाइन मूवमेंट का चैप्टर जो है वो हटा दिया। फिर कोल्ड वॉर इरा का भी चैप्टर हटा दिया गया है। और राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर ऑफ इन एफ्रो एशियन टेरिटरीज, इसको हटा दिया गया। द क्रॉनिकल्स ऑफ द मुगल कोर्ट्स, इसको हटाया गया। एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रॉम द हिस्ट्री चैप्टर, हिस्ट्री सब्जेक्ट एंड पॉलिटिकल साइंस सिलेबस, इस दो सिलेबस से क्या कर दिया गया है, इन सब चीज़ को हटा दिया गया है। मतलब कि नेम, कोल्ड वॉर इरा, राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर्स इन एफ्रो एशियन, मतलब कि एफ्रो मतलब अफ्रीका एशियन टेरिटरी से, और मुगल कोर्ट्स का क्रॉनिकल्स हटा दिया गया है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हटा दिया गया है। ये क्लास 11 और 12 के सिलेबस से, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस हटा गया। वहीं सिमिलरली क्लास 10 के सिलेबस से कौन सा टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। देखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, इसको हटा दिया गया है फ्रॉम ए चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी के चैप्टर से हटा दिया गया है। और कुछ ट्रांसलेशन जो है उसको भी हटा दिया है, जो कि पोयम था उर्दू में, ठीक है ना, फैज़ अहमद फैज़ का, रिलीजन कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स कम्युनलिज्म सिक्योरिटी सेक्युलर स्टेट, इस पोयम का थोड़ा सा पार्ट्स हटा दिया गया है। सेक्शन है ऑल्सो बीन एक्सक्लूडेड दिस ईयर, मतलब इस साल के लिए। ऑल्सो ड्रॉप्ड फ्रॉम द कोर्स कंटेंट चैप्टर ऑन डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है ना। चैप्टर के से कंटेंट गायब कौन सा हुआ है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी से। हालांकि ऑफिशियल कहना है कि ये मेंटेन किया गया है, तो ये मेंटेन किया गया है सिलेबस जो है, ये किसके साथ मिलकर, रिकमेंडेशन जो आया था, है ना, रिकमेंडेशन आया था किसका, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT का आपका रिकमेंडेशन आया था, उसी के साथ मिलकर के सिलेबस में चेंज किया गया है। हालांकि ये आपका ये हट भी सकता है, मतलब कि ड्रॉप्ड ये जो है सिलेबस जो है ना, अगर कुछ वैसा हुआ तो फिर से दोबारा वापस शामिल भी किया जा सकता है, तो ऐसा हिंट दिया गया है। तो जैसे कि क्या है यहाँ पे दिया गया है, सिलेबस शेयर्ड विद द स्कूल फ्रॉम 22 to 23 academic session also hint at the board decision to revert to a single exam from the 2 term examination last year। मतलब कि ये एक और हिंट है, जो कि सिंगल एग्ज़ाम जो हुआ पिछले साल, जो 2 टर्म एग्जामिनेशन हुआ था वो सिंगल टर्म हो सकता है इस बार एग्ज़ाम। हालांकि ये काम का नहीं है, लेकिन यहाँ देखिएगा NCERT का रिकमेंडेशन गया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि CBSE वाला कुछ आपका सिलेबस में चेंज किया गया है, ठीक है ना। और कौन कौन सा है ये आप देख रहे हैं, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, कोल्ड वॉर इरा, राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर, ये सब जो है लगभग में 2-3 चीज़ तो डायरेक्टली देखते हैं हम लोग के आपका UPSC के सिलेबस तक में है ना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते रहे हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि IB मिनिस्ट्री क्या किया गया है, उनके तरफ से एक एडवाइजरी लाया गया, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें कि प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स को डिसेंट होने के लिए कहा गया है, ठीक है ना, डिसेंट होइए और फॉल्स क्लेम मत कीजिए, ऐसा कहा गया है।
एडवाइजरी नोटिस में। और किस किस चीज़ के बारे में, तो रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसके बारे में फेक न्यूज़ नहीं फैलाइए। बाकी आपका कम्युनल हेट्रेट के बारे में भी दिया गया है, जो जहांगीरपुरी में हुआ है उसके बारे में भी फेक न्यूज़ फैलाने या हेडलाइन को कुछ इस तरह से बनाने के लिए जो कि आपको लगे कि वो भड़काऊ है, तो इस तरह से करने के लिए आपका ये किया गया है, एडवाइजरी जारी किया है। एडवाइजरी कैसे जारी किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा आपका सेक्शन 20 से किस सेक्शन के, किसके, कौन से एक्ट के, केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के थ्रू 1995 का है केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, इसके सेक्शन 20 के तहत ये एडवाइजरी जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है, ये प्रोविज़न क्या करता है, एम्पावर करता है, मतलब मजबूती देता है सेंटर को, केंद्र को, कि वो रेगुलेट कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है या फिर प्रोहिबिट भी कर सकती है, प्रतिबंधित भी कर सकती है ट्रांसमिशन को जो चलाया जा रहा है किसी भी चैनल का या प्रोग्राम का, जो कि अगर वो ज़रूरत है और इंटरेस्ट है किसका, सोवरेनिटी का और सिक्योरिटी का और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फ्रेंडली रिलेशन विद एनी फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, डिसेंस और मॉरलिटी, है ना। इस जो सेक्शन 20 में यही दिया गया है कि सेक्शन 20 में यही दिया गया प्रोविज़न प्रोवाइड करता है, सेंटर को एम्पावर करता है। ठीक है ना, तो आपको एक्ट का नाम याद रखना है, केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, जिसका सेक्शन 20 के तहत क्या किया गया है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि ये हेडलाइन इस तरह का बनता था, यूक्रेन में एटॉमी हड़कंप, मतलब हद है किस तरह से, मतलब कि ये न्यूज़ का ये बनता है, समझ में नहीं आता है। यूक्रेन में एटॉमी हड़कंप, हद है, न्यूज़ चैनल बहुत समय हो गया है, अब नहीं देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, देखते हैं कि ये रसिया का डिप्लॉयड जो सम्राट मिसाइल पे ऑटम में डिप्लॉय करने के बारे में कहा जा रहा है रसिया के द्वारा। जो सरमत मिसाइल है, सरमत मिसाइल जो टेस्टिंग किया गया था कुछ दिन पहले, आपका डेट क्या था, हाल ही में वेडनेसडे के दिन शायद किया गया था, तो हाँ वेडनेसडे के दिन किया गया था। तो इसमें सरमत मिसाइल का टेस्टिंग किया गया था। ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है और ये क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल है। ठीक है ना, इसमें पेलोड डाला जा सकता है न्यूक्लियर का। ठीक है ना, बैलिस्टिक मिसाइल है और तो इसको क्या किया जा रहा है, डिप्लॉय किया, मतलब कि रखा जाएगा कब तक वहाँ जो है, जो मतलब कि एक क्षेत्र पे रखा जाएगा। ठीक है ना, डिप्लॉय किया जाएगा। तो वो कहा जा रहा है कि पतझड़ के मौसम तक, मतलब कि वहाँ पे ये कर लिया जाएगा, डिप्लॉय कर दिया जाएगा, एक स्थान पे रख दिया जाएगा जहाँ से टारगेट हो जाएगा कौन कौन, रसिया और यूएस और यूरोप, ये मेन टारगेट रहेगा उस जगह। तो ये टारगेट वही Q1 मिसाइल क्राइसिस के बाद जो है इस तरह का क्राइसिस आ गया है, जो कि इस तरह का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, कि डिप्लॉय किया जाएगा आपका न्यूक्लियर मिसाइल। ठीक है ना, Q1 मिसाइल जो क्राइसिस हुआ था 1962 में, उसके बाद ये सबसे, मतलब कि न्यूक्लियर का बात अभी छिड़ा है रसिया और यूएस और यूरोप के बीच में। ठीक है ना, तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे। और सरमत मिसाइल क्या है, कैपेबल है, जो कि कैरी कर सकता है 10 या उससे ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड को या डिकोय को। ठीक है ना, वारहेड और डिकोय को, 10 से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड डिकोय को कैरी कर सकता है। और स्ट्राइक टारगेट्स 1000 ऑफ द माइल अवे इन द यूएस और यूरोप, मतलब कि यूएस और यूरोप को टारगेट कर सकता है। और मिसाइल वुड बी डिप्लॉयड विद अ यूनिट इन द क्रास्नोयार्क रीजन ऑफ द साइबेरिया अबाउट 300 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मॉस्को, मतलब कि मॉस्को से 3000 किलोमीटर दूर, है ना, वेस्ट में जो साइबेरिया है। ठीक है ना, साइबेरिया का एक रीजन है क्रास्नोयार्क, वहाँ जाकर के डिप्लॉय किया, वहाँ रखा जाएगा इस मिसाइल को। ठीक है ना, तो क्रास्नोयार्क रीजन आप देखिएगा, इसलिए कि जगह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी इस न्यूज़ में कुछ खास है नहीं है, वही सरमत मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल है।
बैलिस्टिक मिसाइल है, इस चीज़ को याद रखना है। और ये कोल वाला एक्सप्लेनर है, इसको बाद में देखते हैं। और जो कल कह रहे थे कि जैसे कि इन्वेस्टर बैंकर्स के तरफ से क्या हो गया है, बैंकर्स के तरफ से कहा गया, लेंडर्स के तरफ से, है ना, लेंडर्स के तरफ से कहा गया कि ये आपका जो फ्यूचर का डील है किसके साथ, IRI रिलायंस के साथ, है ना, रिलायंस ग्रुप के साथ ये डील मतलब कि होगा। तो हम लोग ये फ्यूचर जो है NPA के आसपास में पहुंच गया है ना। NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की मतलब कि वो पैसा दे ही नहीं पा रहा है, जो बकाया उसका रकम है, ऋण जो लिया था उसका जो ब्याज पहले दिया जा रहा था, ब्याज भी नहीं दे करके अब कोई वो रकम ही नहीं दे रहा है, ठीक है ना, ना मूल ना ब्याज, ठीक है ना। तो ऐसे को क्या किया जाता है, NPA के लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। तो NPA के लिस्ट में अभी शामिल तो नहीं हुआ है फ्यूचर ग्रुप, लेकिन क्या हुआ है, उसके नज़दीक ज़रूर पहुंच गया है कि NPA के रूप में वो शामिल हो जाएगा। तो इधर जो ये बात हुई लेंडर्स की तरफ से, तो रिलायंस द्वारा ही क्या कर दिया गया, इस डील को जो फ्यूचर के साथ हुआ था 3500 करोड़ के लगभग में डील का, तो इसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है ना। तो आज फाइनली कैंसिल हो गया, ठीक है ना, आज फाइनली कैंसिल हो गया रिलायंस का जो फ्यूचर डील के साथ था, सॉरी 24,000 करोड़ का, हम 34,000 करोड़ बोल दिए, तो 24,731 करोड़ का जो डील था वो क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया। और नाल्को जो PSU है, नाल्को जो PSU है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो नाल्को जो है नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके तरफ से क्या किया गया है, कंप्लेन किया गया है कि कोल सप्लाई शॉर्टेज हो रहा है, किसके वजह से, रेलवे की वजह से, ठीक है ना। तो रेलवे क्या कर रही है, मतलब कि एनर्जी जो पावर जो जनरेट करती है, पावर जो जनरेट कर रही है उसको पहले कोयला मिल रहा है, उसको कोयला पहुंचाया जा रहा है, और बाकी जो दूसरी कंपनी है जिसको पावर की ज़रूरत होती है किसी और प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में मतलब कि शॉर्टफॉल हो गया है कोयले का थोड़ा सा डिमांड जो है ना बढ़ गया है, ठीक है ना, पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, और उसका जो रिक्वायरमेंट अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन स्टेट एल्यूमिनियम प्रोडक्ट नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेट लिमिटेड इज फेसिंग ए कोल सप्लाई शॉर्टफॉल ड्यू टू सप्लाई बीइंग डिवाइडेड टू प्रायोरिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड द शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टू डिलीवर फ्यूल ऑफ नाल्को पावर प्लांट। मतलब कि प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है, ठीक है ना, प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है, प्रायोरिटी दिया जा रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है कोई कंपनी, तो उसको पहले क्या किया जा रहा है, उसको मतलब कि कोयला पहुंचाया जा रहा है, ना कि और दूसरी जो पावर प्लांट है, ठीक है ना, उसको नहीं पहुंचा पा रहा है, ठीक है ना। तो डेली सप्लाई टू नाल्को वेयर फॉलोइंग शॉर्ट टू रिक्वायरमेंट बाय द लिस्ट 5,000 टन ड्यू टू द ट्रेन शॉर्टेज। मतलब कि एटलीस्ट क्या कितना मतलब क्या है, 5,000 टन का शॉर्टेज हो गया है ना, रिक्वायरमेंट जो होता है उससे 5,000 टन का शॉर्टेज हो गया है। और सीनियर कंपनी ऑफिसर बोला है, ठीक है ना, सीनियर ऑफिसर बोला है, तो वो भी मतलब कि दम है ही। India has diverted coal supply from the non-power sector and put on hold plans for some fuel action in a bid to ensure coal availability for utility and tackle desperate power outage country across the country। तो ये तो कोई नई बात है नहीं। इंडिया क्या कर दिया है, कोल सप्लाई का डाइवर्ट करके नॉन पावर सेक्टर से पावर सेक्टर की ओर मोड़ दिया गया है, ठीक है ना, तो जो पावर जनरेट करता है। बाकी स्टेट रन इंडियन रेलवे हैज़ फॉलन शॉर्ट टू यूटिलिटीज़ रिक्वायरमेंट बाय 16% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द अप्रैल। इंडियन रेलवे के पास भी यूटिलिटी क्या है, शॉर्टेज हो गया है, उसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो कितना हो गया है, 60% घट गया है। मतलब कि जो आपका मालगाड़ी, एक तरह से कहिए मालगाड़ी का भी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट जितना होना चाहिए उससे 60% कम हो गया है, ठीक है ना, इतना डिमांड बढ़ गया है। और फिर देखते हैं और कुछ तो है नहीं। फिर आपका डाटा इसमें मिलेगा, ये जो आपका एक्सप्लेनर है ना, इसमें डाटा आपको मिलेगा कि कैसे कितना का ज़रूरत होता है, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का भी डाटा दिया हुआ है। बाकी कोयला का कितना ज़रूरत होता है नहीं होता है ये भी दिया गया है, जैसे कि 72 मिलियन टन का मतलब कि कोयला अवेलेबल है ना। और
और भी बहुत जगह दिया हुआ है। 55% क्या है, कोयले से ही क्या किया जाता है, पावर जनरेट किया जाता है। तो इसके कारण से आपको मतलब आप समझ सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का क्या है 40, और भी दूसरा सोर्स का एनर्जी न्यूक्लियर पावर या और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी से 45% कवर किया जाता है। तो शॉर्टेज तो होगा ही। ठीक है, ये डाटा देख लिया जाएगा। बाकी नाल्को का हो गया है। और फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। रसिया का जो आईटी फर्म है, रसिया का जो आईटी फर्म्स है वो कहाँ नज़र गड़ाए हुए हैं, इंडिया पे। और किस चीज़ के लिए, जॉइंट वेंचर्स करने के लिए। ठीक है ना, जॉइंट मतलब कि मिल के काम करेंगे। किस किस क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, है ना। किसके क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के क्षेत्र में, ऑटोमेशन के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, है ना, टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में, डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में। इन सब क्षेत्रों में क्या करना चाहता है रसिया का आईटी कंपनी, जॉइंट वेंचर करना चाहता है। क्यों, जानते हैं कि सैंक्शन लगा हुआ है रसिया पे, रसिया और कहीं जा करके बना नहीं सकता है। तो वो क्या करेगा, इंडिया को पकड़ेगा या फिर ब्रिक्स जैसे आपका ब्रिक्स वाले देशों को, है ना। ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है, आपका रसिया भी है, चाइना है, इंडिया है, ब्रिटेन है, सॉरी ब्रिटेन बोलते हैं, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। हालांकि साउथ अफ्रीका को छोड़ भी दिया जाए तो ब्राज़ील हुआ, इंडिया हुआ, चाइना हुआ। तो इसमें से आपको चाइना के सप्लाई चेन अभी दिक्कत कर रहा है, तो आपका इंडिया के पास आपका आ सकता है। ठीक है ना। तो जॉइंट वेंचर करके कंपनी यही इंडिजीनियस डेवलप करेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेगी और मेक इन इंडिया करेगी। इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और जैसा कि कोल शॉर्टेज के बारे में नाल्को कह रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, कोल मिनिस्ट्री, खाद्य मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया के पास बहुत सारा कोल है, सफिशियंट है। ठीक है ना, अवेलेबिलिटी जितना है ना उतना काफ़ी है, 72.50 मिलियन टन है ना। ड्राई फ्यूल वाज अवेलेबल इन डिफरेंट सोर्स ऑफ 22 मिलियन टन क्या है, थर्मल पावर प्लांट। 22 मिलियन अभी वर्तमान में 22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट में है, और बाकी अदर सोर्स से 72.5 मिलियन टन अवेलेबल है। और हाँ, एक डाटा यही बता देते हैं, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट प्रोविजनल डाटा द टोटल कोल प्रोडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22 वाज एट मतलब कि कितना मिलियन टन था, 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में 777 मिलियन टन के लगभग में कोल प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है ना। और कंपेयर टू किससे, 716 मिलियन टन जो कि 2021 में हुआ था। मतलब कि 2021-22 ये 20-21 हो गया, जिसमें कि 716 मिलियन टन का मतलब कि उत्पादन किया गया था कोयला का। बाकी 21-22 में 777 ये पहुंच गया। मतलब कि आप देख रहे हैं 8.55% का ग्रोथ हो गया है कोयला के डिमांड में। कोयला के डिमांड में इतना जब ग्रोथ हो गया है तो इस साल भी कुछ ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है ना। इस साल भी 777 से में भी हो सकता है ये 800 तक पहुंच जाए, 800 मिलियन तक पहुंच जाए। तो 800 मिलियन तक पहुंच जाए तो आपका उत्पादन में सबसे बड़ा रुकावट कब आता है, एक तो मानसून हो गया। मानसून के समय में रुकावट हो जाता है कि खान में क्या हो जाता है, पानी घुस गया, उसका तैयारी पहले से नहीं किया गया रहता है, इस वजह से दिक्कत आ जाता है। ठीक है ना, एक तो सबसे मेन ये कारण हो गया। फिर एनर्जी डिमांड जो क्या हो जाता है आपका गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मतलब कि मिसमैच कर जाता है। ठीक है ना, डिमांड पहले मतलब कि लगातार कम आ रहा था, लेकिन एक साथ डिमांड बढ़ गया एनर्जी का, तो वो मिसमैच कर जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से हुआ। ये 1-2 कारण हुए जो कि एनर्जी का डिमांड बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है और इसके वजह से शॉर्टेज भी हो जाता है। तो लेकिन इसका तैयारी अगर पहले से करके रखा जाए मानसून के पहले ही, मतलब कि जब मानसून जान रहे हैं कि मानसून आने से ये हो जाएगा, आपका शॉर्टेज हो जाएगा, तो पानी घुस जाएगा माइंस में, तो उसके लिए पहले से तैयारी की जाए, तो इस तरह की बात हो सकती है। बाकी फिर नेक्स्ट में देख सकते हैं कि आपका, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि जो सप्लाई डैमेज वीट पैडी फॉर पोल्ट्री फीड्स, है ना। मतलब कि पोल्ट्री जो मुर्गी पालन के लिए क्या मांगा जा रहा है, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा, नेशनल
एक कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा क्या मांगा जा रहा है, आपका डैमेज जो आपका फेंका टूटा हुआ है आपका गेहूं या फिर चावल या फिर मक्का, ये सब क्या है जो डैमेज है उसका मांग किया जा रहा है, किससे, यूनियन गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो कितना का मांग किया जा रहा है, 2 मिलियन टन का, कितना, 2 मिलियन टन का। तो ये सब का ये किया जाए, सप्लाई किया जाए, इसलिए कि इनके पास क्या है, पोल्ट्री फीड का कमी हो गया है ना। और इसमें क्या है, और ब्रोकन है इसे अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो मतलब कि मानवों के खाने लायक नहीं है, उसका 2 मिलियन टन का क्या किया जाए, पूर्ति किया जाए गेहूं और इसका चावल का। बाकी फॉर यूज़ इन पोल्ट्री फीड एज ए पार्शियल सब्स्टिट्यूट ऑफ मेज, हालांकि जानते क्या है, मेन क्या है का, ये जो मुर्गी का ये है अन्न है खाने के लिए, उसमें मेज का प्रयोग किया जाता है, मतलब मक्खी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेज का कमी होने के कारण या वो महंगा होने के कारण इसलिए मांग किया जा रहा है आपका गेहूं और इसका चावल का। तो जैसे कि क्या था, लगभग में 18,000 पर टन था इसका मक्के का घरेलू बाजार में प्राइस, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गया, 25,000 पर टन हो गया अभी वर्तमान में, और ये एक्सपेक्टेड है कि 30,000 पर टन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या है, एपेक्स पोल्ट्री फार्मर कमेटी है, ठीक है ना, बॉडी है, एपेक्स बॉडी है किसकी, पोल्ट्री फार्मर्स की, जो पशुपालन करते हैं, जो आपका पोल्ट्री फार्मर्स हैं, तो उसके ये एपेक्स बॉडी है, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। और इसमें कुछ घाटा भी पड़ता है, ठीक है ना, ये जो आपका दाम जो बढ़ गया है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, घाटा पड़ रहा है, लगभग में 1.5 रुपये से लेकर के 1.75 रुपये तक का हर एक अंडे पे फार्मर को घाटा पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसके वजह से ये 2 मिलियन टन आपका अतिरिक्त आपका वेट और गेहूं और चावल की मांग किया जा रहा है। बाकी जीएसटी काउंसिल क्या है, एक बार फिर से प्रपोज की है ना, कि 143 आइटम का क्या किया जाए, 18% से उसको कहाँ लाया जाए, 18% के स्लैब से 28% के स्लैब में लाया जाए, ठीक है ना। 143 आइटम को प्रपोज की है, ठीक है ना, 128 की प्राइस हाई किया जाए। तो इसमें से 92% जो है ना, 143 में से 92%, 143 में से सब पार्ट मतलब कि 143 प्रोडक्ट में से 143 प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट जो है इसका 92% का है ना, 92% का ऐसा चीज़ है जो कि पहले 18% था, ठीक है ना, अब उसी को 28% के स्लैब में डालने के लिए, जीएसटी का जो स्लैब होता है ना 18%, 5%, 28%, तो 18% मतलब कि 143 प्रोडक्ट में से 92 मतलब कि लगभग में 120 के आसपास ऐसा है, 125 के आसपास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 18% के स्लैब में है, और उसको कहाँ लाने का जाए मांग किया जा रहा है कि 28% में ला दिया जाए, ठीक है ना। तो इससे महंगाई बढ़ेगी, इस चीज़ से भी महंगाई बढ़ेगी, लेकिन सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो महंगाई बढ़ेगा कि सरकार का टैक्स कलेक्शन, आप क्या चाहते हैं वो आप डिसाइड कीजिए। बाकी ये जो होता है जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में, इसमें फैसला लिया जाता है। तो प्रपोज रेट क्या है, rationalization under the goods and service tax regime to bolster revenue, the GST Council, the governing body for the indirect tax regime, has sought view in state for hiking रेट्स ऑफ 143 आइटम। मतलब स्टेट से क्या मांगा जा रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मांगा जा रहा है, सारे स्टेट को भेजा गया है, तो उसमें जीएसटी काउंसिल में फिर फैसला लिया जाएगा। आप देखते हैं स्टेट के ऊपर से क्या क्या आता है। 143 आइटम में आपका आइटम्स दिया हुआ है, आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी आज का पेपर तो ख़त्म है, और एक ये भी है, पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस है। आसाम में जो है मुस्लिम्स आर डिस्टिंक्ट कम्युनिटी, मतलब कि पैनल सजेस्ट सेंसस टू आइडेंटिफाई देम, कुछ अतिरिक्त कम्युनिटी समुदाय हैं, है ना, जो कि तो एक पैनल सेट किया गया है जिसमें कि आसाम गवर्नमेंट द्वारा, जो कि रिकमेंडेशन देगा किसके, कि रिकमेंडेड नोटिफिकेशन फॉर आइडेंटिफाइंग आसामी मुस्लिम एज ए डिस्टिंक्ट, जो पृथक अलग थलग जो आसामी मुस्लिम है उसको आइडेंटिफाई किया जाए,
जैसे जो कि इंडिजीनियस कम्युनिटी से हैं। जैसे कि पैनल क्या करेगा, सब कमेटी रहेगा उसका, पैनल कंप्राइजिंग 7 सब कमेटी, 7 सब कमेटी में बटा हुआ रहेगा वो पैनल। जैसे कि उसमें शामिल होंगे डायरेक्टरेट ऑफ अथॉरिटी ऑफ आसामी मुस्लिम फॉर डॉक्यूमेंटिंग द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, सेपरेट डायरेक्टरेट ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि सभी का अलग अलग डायरेक्टरेट रहेगा। बाकी इसमें कौन सा मुस्लिम का बात हो रहा है, तो मुस्लिम जो है जैसे कि ऑल्सो रिकमेंडेड रिकॉग्निशन ईच ऑफ 5 सब ग्रुप ऑफ असामी मुस्लिम, जैसे कि साइद है, गोरिया है, मोरिया है, देसई है, जुल्हा है, और ये सब के लिए क्या किया जाएगा, नोटिफिकेशन लाया जाएगा फिर आपका पैनल द्वारा। और प्रोविजन से मिले जो आर्टिकल 333 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन may be enacted to provide a representation of Assamese Muslim in Parliament and Assami Assembly। मतलब कि ये जो क्या है आपका एक देखा जा रहा है कि इसमें कम्युनिटी में कि एक अनुपात दर्ज किया जाएगा, और अनुपात के अनुसार क्या किया जाएगा, उसको रिप्रेजेंटेटिव किस चीज़ का बनाया जाएगा, आपका संसद में, पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली, मतलब कि राज्य विधानमंडल में, ठीक है ना। इसमें उसका कितना विधानमंडल जो रहेगा उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आरक्षण का मुद्दा है, ठीक है ना। तो ये पहले पैनल सेट कर दिया गया है, पैनल चुनाव करेगा आपका, देखेगा कि किसको लिया जाए, किसका कितना सेंसस है, पहले वोट दर्ज किया जाएगा, फिर कम्युनिटी में बांटा जाएगा, फिर उसके बाद फिर आपका रिकमेंडेशन दिया जाएगा, फिर रिकमेंडेशन सैंक्शन होगा, उसके बाद आरक्षण का बात होगा। तो ये इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। तो अभी क्या है, असम गवर्नमेंट क्या किया गया है, पैनल सेट किया है, उसका 7 सब कमेटी रहेगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मुस्लिम कम्युनिटी मेजर जो सब ग्रुप है उसमें आप कम्युनिटी देख लीजिएगा, सईद, गोरिया, मोरिया, देसी, जुल्हा, ये सब है। और आपका आर्टिकल 333 याद रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, पावर करता है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए असम मुस्लिम का, जो कि पार्लियामेंट में और असम लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो आज का खबर यही है, यही लास्ट है आज का खबर। बाकी हम लोग देखते हैं कल के खबर में क्या क्या रहता है। और ठीक है, आज बेबी लाइन नहीं कटा, लेकिन लग रहा था कि कट जाएगा, जैसे कि आज के लिए बस इतना ही। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे ओर से आपको धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।